स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से इसको कर दो। ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्पॉटलाइट क्या ऑप्शन, 3 डॉट्स पे डाल स्पॉटलाइट वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। सर अधोमुख किसको बोलते हैं? सर अधोमुख सर सेंड किया मैंने। अच्छा, इसका बता दो पहले, इसका बता दो सर पहले। मतलब क्यों मत? गुड इवनिंग सर। सर तो निडेरिया में कैसे बोलेंगे कि जो अधोमुख से मुख है वो जाके गैस्ट्रोवेस्कुलर में खुलता है, वो वाला लाइन पे कैसे बोलेंगे? अधोमुख तो हाइपोस्टोम होगा। ये है हाँ, ये है हाइपोस्टोम। ये किसमें ओपन होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ओपन होता है, ऐसे ही होता है ना। राइट साइड बॉडी का होता है ना, ऊपर वाले पोर्शन को बोलेंगे ना फिर अधोमुख। ये है अधोमुख, हाइपोस्टोम। ओके। हाँ सर सर। वापस चेक कीजिए ना सर, क्वेश्चन सेंड किया मैंने। क्या है ना? यस सर। ठीक है, देखो कब किया था बच्चे? कब किया था तुमने मुझे से? दिखा नहीं रहा तुम्हारे सर अभी अभी 5 मिनट पहले से। मेरे पास आया ही नहीं मैसेज। 10 मिनट है क्या? सर सेंड क्यों हुआ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वापस सेंड कर। भी आया। कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस में वायरस ऑन्कोजीन उपस्थित होते हैं। देखो ऑन्कोजीन जो है ना, वो ऑन्कोजीन तो प्रेजेंट है हमारे अंदर, वायरस तो उसे चेंज कर रहा है। दूसरा है दुर्दम अबुर्द, उसके मूल स्थान तक ही सीमित रहता है। दर्दुम दर्दुम क्या होता है? दर्दुम शायद मुझे लग रहा है बिनाइन होता है, तो सेकंड सही लग रहा है इसका। कैंसर कोशिका इस नो सर वो मैलिग्नेंट है वो। क्या हुआ? सर वो मैलिग्नेंट है, वो दुर्दम ना मैलिग्नेंट है। क्या है? दर्दुम जो मैलिग्नेंट है तो सेकंड राउंड है। हाँ सेकंड राउंड हो गया। कैंसर कोशिकाएं संस्पर्श संदमन नहीं कर सकती। कैंसर कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। थर्ड सही है। और इंफ्रारेड कैंसर जन होती है, इंफ्रारेड नहीं होती है। फोर्थ गलत होगी। कैंसर की पहचान बायोप्सी से होती है, बिल्कुल सही। थर्ड और फाइव तो बिल्कुल सही है। और कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस में वायरस ऑन्कोजीन उपस्थित है। बी ऑप्शन होगा क्या सर करेक्ट? बी तो नहीं है, या तो ए होगा या सी होगा। सर ऑप्शन बी बोल रहा हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्या? नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा। दर्द जो है वो होता है ना, मैलिग्नेंट होता है ना पक्का, तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया। समझ गए? क्या दिया इसका आंसर? सर बी दिया इसका आंसर। बी तो गलत है बच्चे। क्या पूछे? सही नहीं है। ओके ओके ओके, सही नहीं है पूछा है, सही पूछा नहीं, सही नहीं है तो सेकंड सही नहीं। हाँ, सेकंड सही नहीं है, थर्ड सही नहीं है और फोर्थ भी सही नहीं है। नहीं, थर्ड तो सही है, सेकंड सही नहीं है, फोर्थ सही नहीं है। बी होगा बच्चे। सेकंड रॉन्ग हो गया, फोर्थ बी आंसर सही है ना? सही करेक्ट होगा 135, रॉन्ग होगा सेकंड और यस बी सही है। सर सर एक क्वेश्चन भी है सर।
अभी क्वेश्चन में से कौन सा कथन एक ऑन्कोजीन को सही परिभाषित करता है? एक ऑन्कोजीन प्रभावी अभिव्यक्ति उत्परिवर्तन है जो एक कोशिका को वृद्धि या उत्तरजीविता का लाभ देता है। ऑन्कोजीन प्रभावी अभिव्यक्ति होगा यस, जो एक कोशिका को वृद्धि या उत्तरजीविता का लाभ देगा। पहले ही सही लग रहा है। ऑन्कोजीन एक प्रोटीन के उत्परिवर्तन रूप के लिए कोड करता है जो एकल ट्रांसडक्शन तक का भाग बनाती है। नहीं, गलत है। समझ रहे हो? एक ऑन्कोजीन एक प्रोटीन के लिए कोड करता है जो कोशिका को एपोप्टोसिस से बचाती है। एक ऑन्कोजीन एक एपोप्टोसिस नियंत्रण प्रोटीन के लिए कोड करता है। सर जी, हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर वो राइजोबियम एक वेक्टर का कार्य मतलब वेक्टर है ना पौधों के लिए? राइजोबियम? यस सर। राइजोबियम वेक्टर तो नहीं है। राइजोबियम तो एक सजीवी जीव है। वेक्टर के रूप में मतलब जीन ट्रांसफर तो कर सकता है वो, लेकिन वो सेल के अंदर थोड़ी रहेगा। हाँ सर, तो उसको हम लोग परपोषी नहीं बोल सकते क्या सर जी? परपोषी राइजोबियम तो है वो, परपोषी क्या बोलते हो तुम उसको? पैरासाइट को क्या बोलते हो? परजीवी नहीं बोल सकते सर जी। परपोषी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं बताइए ना। परपोषी तो बोलेंगे। हेट्रोट्रॉफ होता है परपोषी। हेट्रोट्रॉफ तो तो है। सर जी, तो हम लोग जितने भी मतलब जीवाणु या फिर मतलब जो वेक्टर का कार्य करेगा उसको हम लोग परपोषी बोल सकते हैं ना, मतलब जो परपोषी। तो होगा ही, जो वेक्टर है वो परपोषी तो होगा ही। ओके वेक्टर सर, होगा वो तो तो। सर मैंने व्हाट्सएप किए कुछ। थैंक यू सर। सर मेरा वाला क्वेश्चन का आंसर बताया ही नहीं है आप, सेकंड का। लगे ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। सर मेरा भी डाउट था, वो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना बायो में वाला। कौन सा वाला? सर वो बहुत बड़ा वाला था, 7-8 लाइन थी जिसमें। तुमने अभी भेजा है क्या? नहीं, मैंने लास्ट में भेजा, मतलब अभी भेजू, लास्ट में आएगा। अच्छा ठीक है, चलो वो भी देखता हूँ। पहले ये देख लेता हूँ। सर या फिर आप ऐप में देख लो ना, सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा है वो वाला। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। देखो ऑन्कोजीन वाले क्वेश्चन का, ऑन्कोजीन की सही परिभाषा जो है ना, एक्चुअली हिंदी की लैंग्वेज बड़ी वो है, इतना क्लियर हो नहीं रहा है। ऑन्कोजीन जो है ना वो डोमिनेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और कोशिका को वृद्धि या उत्तरजीविता का लाभ देता है। तो ऑन्कोजीन जो है वो कोशिका की वृद्धि को तो बढ़ाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। और उत्तरजीविता मतलब फर्स्ट ही सही है, इसका फर्स्ट सही है। फर्स्ट आएगा सर। हाँ फर्स्ट ही सही है। सर क्वेश्चन और ऑप्शन वापस बोलो तो एक बार। क्योंकि सेल को क्या करेगा, वो डिवाइड करवाएगा बस। नॉर्मल जीन में एक प्रभावी उत्परिवर्तन जो सेल को डिवीजन करवाएगा, है ना, वही सही है। ओके थैंक यू। ठीक है ना। और बैलिस्टिक जीन गोलाबारी किसके लिए उपयुक्त होती है? पादप कोशिकाओं को रूपांतरण संभाग से के साथ जोड़कर डीएनए का बनाना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसमें मुझे लग रहा है कि पादप कोशिका का रूपांतरण जो है वही कर, क्योंकि इसमें संभाग की को तो हम यूज कर ही नहीं रहे बनाने में, नहीं तो इसका पादप कोशिकाओं के रूपांतरण में यूज हो। सर ये एक्सप्लेन कीजिए। जीन गन होता है, उससे हम कर क्या रहे हैं? उससे हम जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन सेल के अंदर, तो भी सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रोगजनक वहां को निष्क्रियण तो नहीं करता है, जरूर से रूपांतरण कर देगा, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देगा और संवाहक के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का बनाना। तो पुनर्योगज डीएनए हम बनाते तो हैं, लेकिन संवाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का बनना। सर ये बमबारी वाला जो लाइन लिखा है वो समझ नहीं आ रहा, पूछना क्या चाहते? कौन सा नहीं आ रहा है? सर इसमें लिखना है ना, बमबारी किया जाता है ऐसे करके।
बमबारी के दौरान क्या करते हैं, टंगस्टन या गोल्ड जो होता है उसके ऊपर डीएनए को लपेट करके सेल के अंदर डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। पुनर्योगस डीएनए के बनाने के लिए हम इसका यूज नहीं कर रहे, हम इसका यूज ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए बी सही है। ओके सर। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं बच्चे, वापस से सेंड करना, बोलो जो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है वो। सर सुनो ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और वो ना लास्ट में था नंबर, आप देखो ना एक बार। इसमें नहीं, तुम्हारे कोई ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं अभी, कब भेजा? सर मैं डिलीट कर दी ना, आप देखो ना। अरे बच्चे, सर सबसे लास्ट में था क्वेश्चन, सीरियल नंबर सबसे लास्ट में। हाँ लेकिन बहुत लंबा था एकदम, स्टोरी लिख रहे ऐसा वाला। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया बच्चे मेरे पास, तुमको वापस से सर ना वापिस ठीक है भेज देना तनु। वापस मैं से लास्ट में सर मैं लास्ट में भेजूंगी, आप पढ़ाओ। हाँ ठीक है, तुम भेजो। सर सर एक बार सुनो ना सर, जब मसूड़े में स्वेलिंग होता है तो भी दांत बहुत दुखता है क्या? इसमें जब स्वेलिंग होगा तब, क्या क्या बोलो, मतलब जब मसूड़ा एकदम सूज जाता है तो भी दांत बहुत दुखता है क्या, हद से ज्यादा वाला? हाँ दुखता है। दुख रहे लगता है। हुआ है इसलिए पूछ रही। हमारे मसूड़े सूज गए क्या? यस सर, मैं डेंटिस्ट के पास गई थी तो बोलते हैं तुम्हारा दांत एकदम परफेक्ट है, कुछ नहीं, बस मसूड़ा सूज गया, 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना, ऐसे बोल दी वो। मैं मर पेस्ट ही दी लगाने के लिए। अच्छा सर उसके कोलगेट में नमक नहीं है सर। अरे फॉस्फेट वाला दिए सेंसोडेंट अभी। तुम पेस्ट तो यूज करना है, साथ में माउथ वॉश भी यूज करना, ठीक है, ध्यान रखिए। सर ऐसे लिख रहे हो, पर्सनली दे देते। तो देखो तुम यहाँ पे बिल्कुल दे दो, ठीक है। क्लोरेक्टिव माउथ, ये माउथ वॉश। सर इस बार टेस्ट का सिलेबस बताइए ना। इसका सिलेबस तुम लोग ही बताओ मुझे। एक तो मुझे पता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये था, एक इवोल्यूशन था, है ना? सर इस बार ना पिछला चैप्टर भी आप ऐड कर दो, एक आध दो। बायोटेक का दोनों दोनों ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और इकोसिस्टम को भी ऐड कर दीजिए सर। सर थैंक यू। चलो सर बस देखो इकोसिस्टम क्या होता है, ऑडम के अकॉर्डिंग बात करें, ऑडम जो कि इकोसिस्टम इकोलॉजी के फादर है, जरा बोलते हैं फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी ऑर्डर। और इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, इकोलॉजी शब्द जो है वो दिया था इसलिए इकोलॉजी टर्म क्या था, फादर जो है वो यूजीन ऑर्डर में बोलते किसको है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहीं पे भी मतलब एक किसी एरिया में जो जैविक और अजैविक घटक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, उन्हें जो कि अंतर क्रिया में है उन्हें हम क्या बोलते थे, इकोसिस्टम। और जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट present in interaction reciprocal interaction। जिसको भी हंसना है माइक ऑफ करके हंसो प्लीज। reciprocal interaction। सर माइक उधरी से ऑफ कर दो ना आप। known as ecosystem। किसी भी स्थान पर जैविक और अजैविक घटक जो एक दूसरे से रेसिप्रोकल इंटरेक्शन में होते हैं, उन सबका समूह जो उनका कलेक्शन जो से हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। जो ऑडम ने इसको बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया, उन्होंने बोला कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। प्रकृति का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उससे ही क्या बोल दिया उन्होंने, उससे उन्होंने इकोसिस्टम बोल दिया। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों घटक जो है वो सम्मिलित होंगे, ठीक है। इकोसिस्टम ओपन टाइप का होता है कि क्लोज टाइप का,
इकोसिस्टम ओपन की सर जी आप सर जी हो ना, किसी का माइक ऑन है ना, जिसकी वजह से आपका आवाज क्लियर आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो उसका माइक ऑफ करिए आप पहले। देखो, किसी भी स्थान पर जैविक और अजैविक घटक जो एक दूसरे से रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे से अंतरक्रिया कर रहे होते हैं, उनके समूह को हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। यूजीन ऑडम ने बोला कि इकोसिस्टम प्रकृति का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई ये इकोसिस्टम के अंदर ये जो जैविक और अजैविक घटक है वो अंतरक्रिया करते रहते हैं, और छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक आपको इसी टाइप का सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, बेसिक यूनिट बोल दिया या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि इकोसिस्टम जो है वो एक खुले प्रकार का तंत्र होता है कि बंद प्रकार का तंत्र होता है? बोलो, इकोसिस्टम खुले प्रकार का, खुले प्रकार का। क्यों खुले प्रकार का तंत्र बोलते हैं हम इसको? क्योंकि कहीं भी जो इकोसिस्टम है वो ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरीके से बंद हो, अपने लिए चल रहा, बहुत सारे घटकों के लिए वो बंद होगा और बहुत सारे घटकों के लिए वो ओपन भी होगा। जैसे जैसे मान लो कि कई जंगल है, तो जंगल में एक इकोसिस्टम चल रहा है, वो खुले प्रकार का है कि बंद प्रकार का? तुमने देखा कि भाई पानी का विस्तार है उसके अंदर, जंगल के अंदर से ही पानी को चक्कर नहीं कर रहा है, मतलब साइकिल नहीं कर रहा है, पानी तो किसी जो एक्वेटिक बॉडी है वहां से बादल बन के आ रहा है, फिर वहां पर बारिश कर रहा है, फिर बह के बहुत सारा पानी चला भी जा रहा है, तो किसी और सिस्टम से भी आ रहा है, तो इसलिए ओपन प्रकार। यदि मैं एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड इकोसिस्टम को भी देखूं तो भी वहां पर एक चीज ऐसी है, यदि मैं पूरे पृथ्वी को एक पारितंत्र मान लूं कि पूरा पृथ्वी एक पारितंत्र है, तो वो खुले टाइप का होगा कि बंद प्रकार का होगा? बोलो, यदि खुले प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र मान लूं तो वो खुले प्रकार का होगा कि बंद प्रकार का? खुले प्रकार का। खुले। क्यों? यस, क्योंकि सर क्योंकि पानी वगैरह बाहर से आएगा ना, पृथ्वी पे थोड़ी ना। नहीं, ओपन इसलिए बोला क्योंकि अभी भी ये ऊर्जा के लिए सिस्टम के बाहर किसी चीज से के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, ऊर्जा तो बाहर से आ रही है ना, इसलिए हम इकोसिस्टम को खुले प्रकार का तंत्र बोलते हैं। और इकोसिस्टम अलग अलग साइज का हो सकता है, बहुत बड़ा होगा तो उसे बोलोगे मेगा इकोसिस्टम, बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो होता है हम बोलते हैं मेगा इकोसिस्टम, उससे छोटा होता है तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोसिस्टम, उससे छोटा होता है तो बोलते हैं माइक्रो इकोसिस्टम, बहुत छोटा होता है तो बोलते हैं नैनो इकोसिस्टम। एग्जांपल है मेगा इकोसिस्टम, जो बायोम वाले इकोसिस्टम है वो मेगा इकोसिस्टम है, चाहे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम हो या फिर फॉरेस्ट बायोम जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर ओशियन बायोम हो, डेजर्ट बायोम हो, तो क्या होगा? मेगा इकोसिस्टम, ठीक है। या फिर थोड़ा छोटे साइज का जो नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं हमारे वो, या फिर हम देखें कि क्रॉप फील्ड है या बड़े बड़े बागीचे हैं, वो सब मैक्रो इकोसिस्टम में आ जाएंगे। तो छोटा सा तालाब है तो माइक्रो इकोसिस्टम में आ जाएगा। और यदि हम किचन गार्डन की बात करते हैं, पानी की एक बूंद की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? नैनो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अलग अलग साइज के हो सकते हैं। अब ये इकोसिस्टम प्रकृति में खुद से बना हुआ है कि मानव ने बनाया, उस बेसिस पे भी हम बात करें तो दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? एक हो सकता है नेचुरल और एक होता है इकोसिस्टम। दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल प्राकृतिक इकोसिस्टम और एक हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित इकोसिस्टम का एग्जांपल बता सकते हो क्या? तो एक्वेरियम, जो हमारे स्वस्थ भूमि जो होती है, जो खेत वगैरह होते हैं, वो क्या है? वो मानव निर्मित है। ऐसे ही एक्वेरियम की बात कर रहे हैं, एक्वेरियम, ठीक है, वो भी मानव निर्मित है। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में भी ऐसे ही हम देख सकते हैं स्थलीय, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जलीय। क्या तुम नेचुरल में कुछ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम के नाम बता सकते हो क्या? प्राकृतिक रूप से कुछ स्थलीय और कुछ जलीय पारितंत्र के नाम बता दो। स्थलीय पारितंत्र क्या बोल रहे हो? फॉरेस्ट, डेजर्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, वेरी गुड। एक्वेटिक में पॉन्ड, पॉन्ड,
यस ओशियन। अब मुझे बताओ कि वेटलैंड की मैं बात करूं, वेटलैंड जलीय पारितंत्र की स्थलीय पारितंत्र, वेटलैंड क्या है, जलीय की स्थलीय? बोलो। एक्वेटिक। वेटलैंड ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल नलकूपी वाले पारितंत्र। तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ होता है, नाम जो है वेटलैंड है, कई बार कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने अलग से बताया। वेटलैंड कई बार लगता है कि जमीन है कि पानी, वेट भी है और लैंड भी है, क्या होगा ये? तो ये होगा पानी, क्योंकि इसमें बहुत गहराई वाला पानी नहीं, कम गहराई वाला पानी बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ होता है, उसे हम वेटलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये जलीय पारितंत्र का एग्जांपल। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के पारितंत्र होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक इन दोनों पारितंत्र में से किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी उत्पादकता ज्यादा होगी? एवरेज, एवरेज एग्जांपल देखना है हमको। मानव ने जो पारितंत्र बनाए हैं और जलीय पारितंत्र में किसकी उत्पादकता ज्यादा होगी? नेचुरल की। नहीं, नेचुरल में यदि तुम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखोगे तो उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी, बट उसके अलावा यदि तुम कोई भी एग्जांपल देखोगे तो क्रॉप फील्ड वगैरह जो है इनकी उत्पादकता ज्यादा होती है। जो मानव खुद से इकोसिस्टम बना रहा है तो वो टाइम पे उसको खाद देगा, पानी देगा, उसकी देखभाल करेगा, उत्पादकता ज्यादा है। ठीक है ना? तो एंथ्रोपोजेनिक ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्थायी कौन सा होता है ज्यादा? नेचुरल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बार बार ह्यूमन इनपुट की जरूरत पड़ जाएगी, वो बंद कर दे तो इकोसिस्टम जो है वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। हेलो सर, सर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में अंतर बताइए। एक्वेटिक का मतलब जलीय पारितंत्र और टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय पारितंत्र। समझ गए? स्थल वाले ये हैं, जल वाले ये हैं। समझ गए? ओके सर वेटलैंड सर का वेटलैंड वेटलैंड ना भूमि ऐसी जगह होती है जहां पर हम देखते हैं कि बड़े क्षेत्र में पानी भरा हुआ होता है, लेकिन वो पानी जो बहुत गहरा नहीं है, सरफेस के पास ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा होता है, कुछ फीट तक ही गहरा होता है। और वहां पर तुम्हें साइबेरियन क्रेन वगैरह मिल जाएंगे, कुछ बड़ी बड़ी घासें उगी हुई मिल सकती है वहां पर। ठीक है, और मछलियां वगैरह होती हैं। तो इस टाइप का इकोसिस्टम जो होता है वो होता है वेटलैंड। और ये वेटलैंड टाइप के इकोसिस्टम है, इनके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था, मैं नाम सुना होगा रामसर कन्वेंशन, ऐसे वेटलैंड वगैरह को बचाने। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। ये हमने बात पहले की थी, याद है तुम्हें? यस सर। कौन कौन से इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा? बायोटिक और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, याद है? और मैंने बोला था कि बायोटिक कंपोनेंट जो है उसे पढ़ेंगे इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट बोलो? उत्पादकता, उपभोक्ता, अपघटक, डिकम्पोजर्स। ये तीन जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है, और इन बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी इकोसिस्टम की जब हम स्टडी करेंगे तो इकोसिस्टम की स्टडी में दो कंपोनेंट हैं। जब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो चीजें पढ़ेंगे हम, क्या क्या? एक तो पढ़ेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम फंक्शन। दो चीजें, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है और इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है ना? तो पहले हम इनके बारे में समझ लें कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर क्या होता है, फिर हम स्ट्रक्चर फंक्शन को डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। जब इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक्स को क्यों नहीं लेते, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह कुछ में? लेंगे ना, डिकम्पोजर ही तो होते हैं वो। प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर की तरह भी लेना पड़ेगा, जो काम लेंगे। नहीं लेते करके पढ़ा है सर मैंने कहीं पर। बिल्कुल हो गया, इकोसिस्टम का पार्ट। ठीक है, देखते हैं हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में आगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक। इकोसिस्टम का वो कंपोनेंट जिसका काम है ऊर्जा को उस रूप में स्तरित करना ताकि वो दूसरे लोगों को मिल पाए, दूसरे जीवों को मिल पाए, वो काम करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ये सोलर एनर्जी को यानी सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? केमिकल।
सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं कौन? प्रोड्यूसर्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम कर पाएगा उससे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम परिवर्तक बोल सकते हैं, कन्वर्टर्स बोल सकते हैं, कन्वर्टर, या फिर इसे एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदल रहा है, इसे ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो है उनके दो और भी नाम हैं, क्या? कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स, जो ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं वो भी हम इनको बोल देते हैं। आई बात समझ में? प्रकृति में ये काम जो है वो किसको दिया हुआ है? प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? प्लांट सोलर ऊर्जा को में प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो, साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड बच्चे। अरे ऑटोगे बैक्टीरिया। हाँ सर, लेकिन पढ़ा था मैंने कि नहीं लेते करके इकोसिस्टम में। नहीं बच्चे नहीं, जिसने भी पढ़ा दिया हाँ। बैक्टीरिया। और उसके अलावा जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, प्रोपोशी, ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी है, ये सब। अब यहाँ पर तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि स्थलीय पारितंत्र जो होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से उत्पादक क्या होते हैं, जलीय पारितंत्र में मुख्य रूप से उत्पादक क्या होते हैं। तो जलीय पारितंत्र में मुख्य रूप से जो उत्पादक होंगे वो होंगे एल्गी, शैवाल होंगे, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, कुछ जलीय पादप हो सकते हैं। और स्थलीय पारितंत्र में जो पेड़ होते हैं, घास हुए, हर्ब हुए, श्रब हुए, वो सारे किसमें आते हैं? प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। तो प्रोड्यूसर्स तुमको पता पड़ गए, तुमको अलग-अलग पारितंत्र में प्रोड्यूसर्स जो है वो दिखाई देने लगते हैं, जो ग्रीन कलर के होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे होंगे। यदि कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है और स्वपोषी है, इमोनोट्रॉफ है, तो भी उसे प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। देन दूसरा कंज्यूमर, उपभोक्ता। प्रोड्यूसर्स का ट्रॉफिक लेवल पे पोजीशन क्या होगा? नंबर 1। प्रथम पोषक स्तर जो है वो प्रोड्यूसर्स का है। कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स जो है वो अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। ग्रॉसरी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, बड़े आकार के, छोटे। लेकिन जब हम प्रॉफिट लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंज्यूमर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो दूसरे जीव को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता कौन होंगे? जो दूसरे जीव को खा करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उन्हें हम उपभोक्ता की कैटेगरी में रखते हैं। कौन-कौन से होते हैं उपभोक्ता? उपभोक्ता के नाम बताओ। जब इसको हम प्रॉफिट लेवल के अकॉर्डिंग बात करें, पोषक स्तर के अकॉर्डिंग, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय, चतुर्थ, या जो सबसे टॉप पे है उसे हम डायरेक्टली टॉप कंज्यूमर बोल सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? बोलो। प्राथमिक वो उपभोक्ता वो होगा जो किसको खाता हो? घास, प्लांट्स को। यस, उत्पादक को खाता हो। तो यदि हर्बीवोर है, शाकाहारी जो जीव है जो उत्पादक को खा रहे हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता बोल देते हैं। एग्जाम्पल बताओ, स्थलीय पारितंत्र में एग्जाम्पल बताओ। डियर, सर काउ, डियर, cow, goat, खरगोश। खरगोश, rabbit, जलीय पारितंत्र बताओ। इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर, मछलियाँ। मछली, फिश, नहीं, छोटी मछली, सर फाइकोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और हाँ, फाइकोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन कहते हैं। उत्पादक है, जूप्लैंक्टन में खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में जूप्लैंक्टन। ठीक है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये खुद किसके लिए भोजन है? सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर, तो क्या मैं इसको यही बोलूं कि सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए उत्पादक का काम नहीं कर रहा है? तो क्या मैं इसे सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल दूं? क्या सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल दूं? समझ गए क्या? प्रोड्यूसर या प्राइमरी प्रोड्यूसर का उत्पादक हो गए, और यदि हमें एक प्रोड्यूसर के रूप में इन्हें देखना होगा तो ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि बताओ सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, कौन से पोषक स्तर पे आते हैं? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं।
ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो होते हैं कौन, जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हर्बीवोर की कार्निवोर, हर्बीवोर को खा रहा है यानी खुद क्या है, कार्निवोर। तो अब ये इसको हम कार्निवोर बोलने से बढ़िया प्राइमरी कार्निवोर बोलेंगे, प्राथमिक मांसाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि प्राइमरी कंज्यूमर जो तो हर्बीवोर को खा रहा था, सॉरी हर्ब को खा रहा था यानी प्लांट को खा रहा था, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो इसको खा रहा है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने एक और नाम दे दिया प्राइमरी कार्निवोर। क्या ये खुद भी किसी के लिए खाना होगा क्या, टॉप कंज्यूमर के लिए या टर्सरी कंज्यूमर के लिए? यस सर। क्या इसे मैं टर्सरी प्रोड्यूसर बोल दूं तो किसी को दिक्कत होगी क्या? नो सर। एक उत्पादक बोल दूं तो दिक्कत होगी क्या? नहीं। नो सर। अब इसमें भी तुम्हें बताना है कुछ स्थलीय और कुछ जलीय परिवर्तन एग्जाम। सेकेंडरी कंज्यूमर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जैसे मान लो जैसे तुमने सर डॉग गोट और डियर ये देखा, ठीक है। तो इनको खाने वाला जो जीव होगा, मान लो कोई भेड़िया है, ठीक है, या कोई जैतून है उसको खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। यदि घास में देखोगे तो घास को खाए कीट ने, तो यहाँ पर कुछ इंसेक्ट जो है वो हो सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और उस इंसेक्ट को खाया मान लो मेंढक ने, फ्रॉग ने, तो फ्रॉग क्या हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्लांट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में बात करें, जूलैंथम्स को कौन खाते हैं मोस्टली, स्मॉल फिश। फूड चेन बड़ा भी हो सकता है, बट नॉर्मली हम देखते हैं कि फूड चेन जो है वो 3-4 ट्रॉफिक लेवल तक ही होता है। मैंने टॉप कंज्यूमर यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद आगे नहीं लिखा, सीधे टॉप कंज्यूमर लिख दिया। क्यों? क्योंकि नेचर में जनरली जो फूड चेन होगा वो बहुत लंबा नहीं होगा, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी आगे पहुंच पाएगी। तो टॉप कंज्यूमर क्या, टॉप, इसको हम टॉप कार्निवोर भी बोल सकते हैं। टॉप कार्निवोर शीर्ष मांसाहारी, ठीक है। और खास बात क्या है, ये अपने से आगे छोटे वाले अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के जीव को खाता है, लेकिन इसको कोई नहीं खाता है। कैन नॉट बी killed or and eaten by next organism। अब इसको इसके बाद वाला ऑर्गेनिज्म मार के नहीं खा रहा है, ठीक है, उसको आप बोल देंगे टॉप कंज्यूमर। क्या एग्जांपल बता सकते हो? टाइगर, लायन। सर गिद्ध। टाइगर, लायन, ईगल, गिद्ध वगैरह भी रख सकते हो। जैसे गिद्ध कॉमनली देखते हैं स्केल के वाली कैटेगरी में होते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में बड़ी मछली, शार्क। सर डॉल्फिन भी आएगी क्या? नहीं, डॉल्फिन, यस डॉल्फिन भी है, डॉल्फिन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मतलब प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी और क्या होता है टॉप कंज्यूमर। इनके अलावा थर्ड कैटेगरी की बात करें तो प्रोड्यूसर देख लिया, कंज्यूमर देख लिया, अब बारी आती है किसी डीकंपोजर ही माइक्रो कंज्यूमर से। और ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करते हैं, ईट करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग में। कौन है इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं सेप्रोफाइट्स और ऑस्मोट्रॉप्स। एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी, क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजर हो जाएंगे। इनका काम क्या है? इनका काम है जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको ईट करना, उनके अंदर जो मिनरल्स वगैरह थे, न्यूट्रिएंट वगैरह थे, उन्हें रिलीज करवाते हैं। किसके लिए? रीसाइक्लिंग, दोबारा से वो इकोसिस्टम में वापस आ जाएं, उसके लिए ये जरूरी होता है,
ठीक है, उन्हें बोलते थे डीकम्पोजर। अब इनके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, यही खत्म नहीं है कहानी, इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम बोलते हैं क्या, जिन्हें बोलते हैं स्कैवेंजर, जिन्हें हम बोलते हैं डेक्ट्रीवोर। ये भी कुछ ऑर्गेनिज्म है। स्कैवेंजर क्या है? अब ये तो डाइजेशन अपमार्जक। बाहर कर रही है, अपमार्जक है। अपमार्जक का एग्जांपल क्या है? इसमें आते हैं गिद्ध, वल्चर, क्रॉ, ये इसमें आते हैं। और डेक्ट्रीवोर्स क्या होते हैं? जो किसी मरे हुए जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करें, कुछ तो खा लेते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि उनके ऊपर डिकम्पोजिशन फास्टर हो पाए और वो रिसाइकिल हो पाए। कौन होते हैं डेक्ट्रीवोर? जैसे बीटल है, अर्थवर्म है, ठीक है। हाँ देखो सर स्टॉप हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? स्कैवेंजर और डेक्ट्रीवोर्स में। तो इस तरीके से और भी कुछ कैटेगरी होती है, लेकिन क्या हमने जो अभी कैटेगरी डिसाइड की वो हमेशा फिक्स होती है क्या, कि कुछ अलग भी हो सकती है? जैसे मैंने बोला कि एक इंसान है वो रोटी और चिकन खा रहा है, वो किस कैटेगरी में? बताओ एक इंसान है वो रोटी और चिकन खा रहा है, तो उसे किस ट्रॉफिक लेवल पे? ओमनिवोर है, सर्वाहारी, लेकिन सर मांसाहारी होगा ना। उसे क्या तुम ट्रॉफिक लेवल 1 2 पे रखोगे कि प्राइमरी कंज्यूमर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है? रोटी और चिकन खाना सेकेंडरी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार एक ही जीव जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे भी रह सकता है। कई बार एक जीव जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे रह सकता है इकोसिस्टम में, जैसे अभी जो एग्जांपल। या फिर एक चिड़िया है, वो चिड़िया सीड भी खाती है और वो चिड़िया किसी कीड़े को भी खाती है। तो क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर भी हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो गए। जो एक जीव एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन फूड चेन में हम उसे निरूपित नहीं कर पाएंगे, उसे हम फूड वेब वगैरह के थ्रू दिखा सकते हैं। यानी इकोसिस्टम में सिर्फ फूड चेन नहीं होता, जो मैं बात की तो फूड चेन के अकॉर्डिंग बहुत स्पेसिफिक तरीके से बात की, लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं सिर्फ फूड चेन नहीं होती, फूड वेब भी होती है। तो ध्यान रखना, प्रकृति में एक जीव का एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हो सकता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि एक आदमी दही खा रहा है, तो वो क्या है? दही खा रहा है तो वो क्या है? वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्या है? प्राइमरी और प्राइमरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएगा? एक तो मनुष्य जो है वो दही खा रहा है, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएगा? बोलो, कोई तो बताओ। तुम दही खा रहे हो, क्या हो? शाकाहारी होगा ना वो तो। शाकाहारी है। शाकाहारी। तुम बोल रहे हो कि ना टीटू का प्राइमरी कंज्यूमर है, तो तुम्हारा जवाब जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि घास तो खाया गाय ने, और गाय का प्रोडक्ट है मिल्क, और मिल्क का प्रोडक्ट है कर्ड, इसे खाया किसने? ह्यूमन। तो इकोलॉजी में देखा जाए, इकोसिस्टम में देखा जाए तो तीसरी लेवल पे है सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो बैक्टीरिया, हम दही खाते तो हमारा टारगेट बैक्टीरिया खाना नहीं, पहले बता दो तुम। बैक्टीरिया साथ में आ गया वो अलग बात है। हम खा रहे थे क्या? हम खा रहे थे जो केसिन प्रोटीन, जो लैक्टोज मिल्क में था, चाहे दूध खाओ चाहे दही खाओ, हमारा टारगेट सेम था। ठीक है, तो हम ट्रॉफिक लेवल जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। यानी इकोसिस्टम में कोई दूध पीता हो चाहे गाय खाता हो, बराबर। यानी तुम दूध पीते हो और कोई गाय खाता है, बीफ खाता है, दोनों इकोसिस्टम में बराबर है। समझ गए क्या? ट्रॉफिक लेवल आज से दूध पीना बंद। सर तब तो ठीक है सर, तब तो पंडित लोग भी दूध पीते होंगे फिर तो। हाँ ठीक है, कोई बकरी आज से दूध पीना बंद सर। सबसे पहले सर ही नहीं पिएंगे, पता है। अब देखो ये सब बच्चे प्लानिंग में लगे। अच्छा आज के वालों को यही बोलेंगे कि हमको क्या है, क्योंकि हमारे सर ने बोला है कि दूध पियो चाहे मांस खाओ, बात बराबर ही है। घर वालों को बोल बोलते ना, तुम्हारी पिटाई वो लगा दी, तुम्हारे सर क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा देंगे।
नहीं सर, पैसा बच जाएगा ना, दूध नहीं आएगा फिर, बच जाएगा तो। हाँ, कुछ लोग, कई लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टिल्लू ये क्या है, आज से पीना चालू, क्या है ये, क्या ग्लास में है? दारू है सर, दारू है वो। इकोसिस्टम में दारू का कोई रोल नहीं है। कोल्ड ड्रिंक। घर वाले में इतना पीटेंगे ना, सब भूल जाओगे ये सब। हाँ चलो देखो, अब इसके बाद में नेक्स्ट ये तो हमने देख कि कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट है वो। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का मतलब कि कोई इकोसिस्टम कैसे बना हुआ। अब कोई इकोसिस्टम बना हुआ इन्हीं चीजों से है जो अभी हम बात कर रहे हैं। जब हम कोई इकोसिस्टम देखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में कई बार हमें दिखती कुछ स्पेसिफिक जाति, जिन्हें हम बार बोलते हैं डोमिनेंट स्पीसीज। कोई इकोसिस्टम में डोमिनेंट स्पीसीज प्रभावी जाति क्या होती है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? किसी इकोसिस्टम में प्रभावी जातियां क्या होती हैं? देखो जैसे तुमने देखा घास स्थल पारित हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखा तुमने, सबसे ज्यादा क्या है वहां पर? कौन है सबसे ज्यादा? ग्रास। बायोमास सबसे ज्यादा है या उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और कई बार उस इकोसिस्टम का नाम भी हम उसी डोमिनेंट स्पीसीज के अनुसार जानते। तो वो स्पीसीज जो सबसे अधिक हो, मैक्सिमम इन नंबर और बायोमास, जो भी इसमें बेटर पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जो सबसे ज्यादा संख्या में हो या सबसे ज्यादा जैव भाग में हो, उस स्पीसीज को हम डोमिनेंट स्पीसीज बोल देते हैं। और कई बार इकोसिस्टम का नाम भी उसके आधार पर दिया जाता है। जैसे कि बोलो पाइन ट्री फॉरेस्ट, तुम घूमने के लिए गए एक इकोसिस्टम जिसका नाम है पाइन ट्री फॉरेस्ट, समझ गए क्या बता रहे हैं? प्रभावी जाति में सबसे ज्यादा क्या है? पाइन ट्री है। तो घासल इकोसिस्टम, तो कई बार जैसे आम का बागीचा इकोसिस्टम, तो इसका मतलब क्या, उस बागीचे में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बायोमास में कौन है? आम के वृक्ष है। तो ऐसी जाति को हम बोलते हैं प्रभावी जाति। हाँ बिल्कुल, हाँ लेकिन प्लांट्स तो ग्रो करते रहते हैं ना। देखो इसके बाद में नेक्स्ट डोमिनेंट स्पीसीज के बाद में नेक्स्ट देखो कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज हिंदी में बोलते हैं कुंजी शिला जाति। क्या होता है, कई बार इकोसिस्टम में कोई ऐसी चीज जिनका बायोमास तो कम है लेकिन उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लो इन बायोमास और नंबर बट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम। तो संख्या में कम है लेकिन इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम कीस्टोन स्पीसीज बोल देते हैं। जैसे ये सरलालू रेड दिखता है, या फिर फिग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो अंजीर का पेड़ होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवों को खाना दे रहा है। जो बर्ड है उनको, जो पेड़ पे रहने वाले ट्रीगर से उनको, या नीचे कोई जानवर है उनको, तो उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, ऐसे ही लाइन किसी इकोसिस्टम में, ठीक है। और एक होते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्रांतिक योजक जाति, जो दो इकोसिस्टम कंपोनेंट को जोड़ने का काम करती है। दो इकोसिस्टम कंपोनेंट को जोड़ने का काम करती है। जैसे माइक्रोराइजम। माइक्रोराइजम क्या करती है? माइक्रोराइजम पेड़ है, वो होना चाहता है इकोसिस्टम के दूसरे कंपोनेंट हैं, लेकिन वो उनसे अंतरक्रिया नहीं कर पा रहा, उन्हें अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, मिनरल और वाटर ले नहीं पा रहा। तो फंजाई ने क्या किया? उसको हेल्प कर दिया माइक्रोराइजम में। तो माइक्रोराइजम क्या होगा? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। ऐसे ही मान लो परागण करवाना है, तो एक मधुमक्खी में बी है,
अब बी का काम क्या, उसने एक प्लांट से पॉलन या किसी दूसरे प्लांट के ऊपर दिया, तो क्या किया, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया ताकि वो आगे जिंदा रह पाए। तो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट को जो जोड़ने का काम करती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो स्ट्रक्चर में ऐसी चीजें आएंगी, ट्रॉपिक लेवल नहीं, नॉर्मली हम इनको ही बोलेंगे जो जो आपस में कुछ क्रिटिकल, सिर्फ लिंक नहीं है, क्रिटिकल लिंक कुछ स्पेसिफिक काम के लिए जो कनेक्ट करती है, बस उसको हम यहाँ पर रखेंगे। देन इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में, तो इकोसिस्टम की बनावट भी आएगी। भाई इकोसिस्टम की बनावट कैसा दिखता है वो भी आएगा। कई बार हम देखते हैं कि इकोसिस्टम की स्पेसिफिक बनावट होती है, हो सकता है वो अलग अलग लेयर की फॉर्म में हो, एक लेयर में एक टाइप का जीव, दूसरे लेयर में दूसरे टाइप का जीव, तीसरे लेयर में तीसरे टाइप का जीव, तो उसे भी हम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का पार्ट ही बोलेंगे। तो इकोसिस्टम की जो बनावट होती है उसे बोलते हैं फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी क्या है, अपीयरेंस ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र का बाहरी जो बाहरी अपीयरेंस है, बाहरी जो उसकी बनावट है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजियोग्नोमी। बाहरी बनावट ये भी आपको देखना है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप देख सकते हो क्या, स्ट्रैटिफिकेशन। फिजियोग्नोमी का एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटा में अरेंज हैं। कैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने देखा कुछ वृक्ष हैं बड़े, वृक्ष बड़े। अब इन वृक्षों ने क्या किया, लाइट को रोका, कम लाइट नीचे आ रही है, तो क्या हुआ, कुछ ऐसे बादल जो उस कम लाइट में उड़ सकते थे वो उड़े और नीचे आए, ऐसे कुछ इसने लाइट को और रोक दिया, तो क्या होगा, अब वो प्लांट जो इससे भी कम लाइट में रह सकते हैं वो यहाँ पर उड़ेंगे, इससे भी कम लाइट में, और कुछ जो है वो बहुत ही कम लाइट में उड़ सकते थे, तो क्या देख रहे हो, एक इकोसिस्टम में एक लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया, तीसरा लेवल ये हो गया और चौथा लेवल ये हो गया। तो डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग स्तर पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण। क्या ये स्तरीकरण, और ये भी किसका पार्ट है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे ही तुम देखोगे कहां पर, समुद्र के अंदर या जलीय पारितंत्र में, तो लाइट किस लेयर में कितनी है उसके अकॉर्डिंग में अलग अलग प्रकार के चीज मिलेंगे, उसे भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। लाइट की वजह से हो सकता है स्ट्रैटिफिकेशन, तापमान की वजह से हो सकता है स्ट्रैटिफिकेशन, तो ऐसे डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटिफिकेशन हो सकते हैं। ये सब किसी बात हुई, ये सब बात हुई इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की, कि किसी इको। चलो सर फिजियोनॉमी बताइए ना एक बार। फिजियोनॉमी एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया तो बाहर से तो एक ऐसा दिख रहा है कि चार स्तर में अलग अलग प्रकार के पादप जो है वो उपस्थित है, तो बाहर से क्या दिख रहा है, तो चार अलग अलग लेयर, तो ऐसी जो बनावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण बोलते हैं, और ऐसी किसी भी बनावट के लिए हम यूज करेंगे फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी, ठीक है, फिजियोनॉमी का मतलब इकोसिस्टम की बनावट, बाहरी बनावट, ठीक है सर। हाँ सर बर्ड्स को कीस्टोन में भी, मतलब बर्ड्स को भी कीस्टोन में रखते हैं क्या? नहीं, सारे बर्ड्स को नहीं रखोगे, यदि कोई बर्ड कुछ विशिष्ट कार्य कर रही है उस इकोसिस्टम में तो ही रखोगे, यदि कनेक्ट करने का काम। मान लो कोई बर्ड पॉलिनेशन कर रहा है तो वो बर्ड। सर क्रिटिकल लिंक वाला जो था एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज हम उसको बोलते हैं जो इकोसिस्टम में कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए जो जैविक घटकों को आपस में या जैविक अजैविक घटकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, कुछ विशिष्ट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे नॉर्मली तो प्लांट पानी खुद से ही ले लेता है, लेकिन कुछ जगहों पर क्या हुआ, कुछ जगहों पर हमने देखा कि रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस करने जो उसको लेने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट में खुद से ही पॉलिनेशन होता है, लेकिन कुछ कीट जो है वो परागण करवा रहे हैं, तो उसे हमने ले लिया। ऐसे मान लो तुम बर्ड का एग्जांपल लेना चाहते हो कि बर्ड जो है वो परागण करवा रहे हैं, तो उस जाति के लिए वो क्रिटिकल नहीं। सर और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? ये दो तीन एग्जांपल ध्यान रखो, एक माइक्रोइजा वाला ध्यान रखो, एक इंसेक्ट वाला याद रखो, बर्ड वाला ले सकते हो यदि वो। ओके सर, थैंक यू। ठीक, देन इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन जो पारितंत्र होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं?
जैसे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, और हो सकता है डिकम्पोजिशन, और हो सकता है ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, और हो सकता है न्यूट्रिएंट, तो ये हो सकता है हमारे इकोसिस्टम के फंक्शन। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, देखिए कार्य को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला कार्य जो हम डिटेल में देखने वाले हैं वो है प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? वो होते हैं जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, और जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअल में कुछ बायोमास जो है वो प्रोड्यूस की, डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करके बायोमास को प्रोड्यूस किया या एनर्जी को प्रोड्यूस किया, किसके लिए? नेक्स्ट प्रॉफिट, उससे ही हम क्या बोलेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को हम स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे स्टडी करेंगे? इसको हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी produced in per unit area per unit time। इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल में जितना बायोमास या एनर्जी उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। यूनिट बता दो, यूनिट क्या हो जाएगा? बायोमास की फॉर्म में लिखोगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम प्रति इकाई क्षेत्रफल, ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति इकाई समय, मान लो ईयर में लिखना हो तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ये हो सकता है। या फिर एनर्जी की फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकता हूं? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आई बात समझे? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ऐसे अब प्रोडक्टिविटी को जो हम देखते हैं तो दो अलग अलग टाइप से देख सकते हो। एक तो देख सकते हो पहले हम प्रोडक्टिविटी में भी कौन उत्पन्न कर रहा है बायोमास, उसके आधार पर बात करें तो एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। कौन करेगा ये प्राथमिक उत्पादकता? किसका कार्य होगा? बोलो। प्रोड्यूसर का। प्राइमरी प्रोड्यूसर का। कौन है प्राइमरी प्रोड्यूसर? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में प्रति इकाई समय प्रति क्षेत्रफल में जितना ऊर्जा या बायोमास फिक्स किया है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दो तरीके से बात करें, कैसे? एक बात करें जीपीपी, क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता। एक ही होता है। दूसरा होता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दो रूप में हम इसे स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं? दो रूप में कि एक प्लांट के ऊपर सोलर एनर्जी आई, सोलर एनर्जी आई तो उसने कुल जितनी ऊर्जा का निर्माण किया, मान लो सोलर एनर्जी आई इसके पास, प्लांट के पास आई, तो इस प्लांट ने जो ऊर्जा बनाया वो क्या है? जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसमें से क्या होगा? इसमें से कुछ ऊर्जा जो है वो लॉस कर देगा, ये लॉस सम एनर्जी इन रेस्पिरेशन। जो ऊर्जा आई वो ऊर्जा पूरा का पूरा स्टोर तो नहीं होगा, उसको अपने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलानी है, तो उसमें वो कुछ ऊर्जा जो है वो क्या करेगा? खर्च कर लेगा। लॉस सम एनर्जी इन रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म, इसे हम आर से लिख देते हैं। तो अब जो बचा वो क्या हो जाएगा? एनपीपी। तो एनपीपी क्या हो जाएगा? जीपीपी माइनस, क्या बात समझ आ रही है सब बच्चों को? क्या बात समझ आ रही है सब बच्चों को? क्या हुआ?
कि उसके पास जो ऊर्जा आई उस ऊर्जा में से कुछ मात्रा में ऊर्जा जो है वो उसने खर्च कर दिया अपना। किसमें खर्च कर दिया? अपने जलविद्युत को चलाने के लिए। अब जो बचा वो एनपीपी है। यानी प्लांट को जब हम देख रहे हैं तो जो ऊर्जा उसके पास एट इंस्टेंट प्रेजेंट है वो उसकी जीपीपी है कि एनपीपी है? जीपी। तुमने एक पादप को देखा किसी भी मोमेंट में और उस पादप के अंदर में बहुत सारा बायोमास दिखाया, बहुत सारी ऊर्जा दिखी, उसकी जीपीपी है कि एनपीपी है? जीपीपी। हेलो सर। हेलो सर। एनपीपी। बोलो बोलो सर जीपीपी और एनपीपी एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो क्या होता है कि जब पादप के ऊपर लाइट आती है तो वो जितना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है वो उसका होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसमें से कुछ ऊर्जा वो खर्च भी कर रहे हैं, साथ ही खर्च कर रहा है, अलग से नहीं कि पहले बना लिया फिर खर्च किया, साथ में बनता जा रहा है, कुछ खर्च होता जा रहा है, बनता जा रहा है, कुछ खर्च होता जा रहा है। तो अब जो बचेगा, जो हमें दिख रहा है, जिसे हम खा सकते हैं या जो प्रकृति में दूसरे जीव के लिए हो सकता है, वो सारा का सारा क्या है? वो एनपीपी यानी एडवांस्ड कभी हम प्लांट को देख रहे हैं तो उसके बाद जो बायोमास से जो एनर्जी है वो उसकी एनपीपी है। आएगा समझ में? नहीं समझोगे? दूसरी तरीके से समझोगे। जैसे मान लो कि मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी है, ठीक है, मान लो मेरी सैलरी जो है वो 10 रुपए है, ठीक है, तो मत बोलो सर। अच्छा चलो 100 रुपए है, चलो तुम लोगों को 10 रुपए बहुत कम लग रहा होगा, ठीक है, तो मेरी सैलरी मान लो 100 रुपए है, तो 100 रुपए तुम्हें देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सरकार जो है उस 100 रुपए में 30 रुपए में से टैक्स भी ले लेती है, टैक्स ले लेती है। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ? 100 रुपए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेरे पास कितने रुपए रहते हैं? 70, क्योंकि 30 रुपए तो चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्लांट ऐसे ही जो एनर्जी कमा रहा है उस एनर्जी में से कुछ पार्ट उसको क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है उसके रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म के लिए। तो हमेशा तुम्हारा जो बचा हुआ रहता है वो कितना रहता है? एनपीपी बचा हुआ रहता है, नेट प्रोडक्टिविटी रहती है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी। अब ये तो प्राइमरी हुई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अब इस प्लांट की जो एनपीपी बचा उससे किसी जानवर ने खाया तो क्या उस जानवर के अंदर पूरा, उस एनिमल के अंदर पूरा का पूरा इतना ही ऊर्जा रहेगा कि उसमें से कुछ ऊर्जा वो अपने लिए खर्च कर लेगा और थोड़ी ऊर्जा दूसरे के लिए रखेगा जो उसे खाने वाला है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? जैसे मान लो कि घास है, उसे हिरण ने खाया तो घास की ऊर्जा हिरण में चली गई, लेकिन क्या उस हिरण के पास वो सारी की सारी ऊर्जा रहेगी कि हिरण उसमें से कुछ ऊर्जा अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए खर्च करेगा और एक भाग जो है वो शेर के लिए बचा के रखेगा या अपने अगले ट्रॉफी के लिए बचा के रखेगा? होगा कि नहीं? बोलो। तो इस तरीके से कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास प्रति इकाई समय में जो ऊर्जा उसके पास रहेगी, बायोमास उसका रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सर सुनो ना, सर बहुत ज्यादा ब्लर है, बहुत ब्लर है और कट कट की आवाज आ रहा है, तो बोले कैसे? सर ब्लर आता है वीडियो। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो समझा रहा हूं, समझो वापस से कि उत्पादक के पास जो ऊर्जा नेट प्रोडक्टिविटी आई उससे किसी एनिमल ने खाई, तो ऊर्जा कहां पे चली गई? एनिमल के अंदर चली गई। अब उस एनिमल में भी क्या होगा? उस ऊर्जा का कुछ भाग वो अपनी जैविक क्रियाओं के लिए खर्च कर लेगा और कुछ भाग बच जाएगा किसके लिए? अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए। तो कंज्यूमर में जो अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए ऊर्जा बच गई वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसे हमने कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोला था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। वो कंज्यूमर के लिए जनरल टर्म यूज करते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट के अंदर कितनी ऊर्जा रह रही है और प्रति इकाई समय में प्रति क्षेत्रफल में, वैसे ही वहां पर एनिमल के अंदर प्रति इकाई समय प्रति क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में कितनी ऊर्जा होती है वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब तो बचा लेगा सर हमें तो सबकी कंबाइंड भी देखनी है, वहां पर बहुत सारे प्लांट भी एनिमल है, उस पूरे के लिए हमें देखना है प्रति इकाई समय में कितनी ऊर्जा बन रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, एनसीपी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या जाएगी? प्रति इकाई समय में उस पूरे समुदाय के अंदर इकाई समय का क्षेत्रफल में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। अब बताओ
अब बताओ इस दुनिया में हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन से इकोसिस्टम की होती है? सर ट्रॉपिकल की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाईएस्ट प्रोडक्टिव। सर बहुत ब्लर है, दिखाई ही नहीं दे रहा सर। कुछ नहीं दिख दिख रहा रहा है। है। नहीं दिख रहा है क्या? मम्मी को याद अभी भी नहीं आ रहा क्या? नो सर, अभी सर नहीं है। ब्लर है। सर आपको खराब है। इस कुर्सी हो गई क्या? अभी तो और ब्लर हो गया सर। और ब्लर हो गया क्या? अब क्लियर हुआ क्या? नो No, सर। नेटवर्क चेंज कर दीजिए ना सर। अभी 5 मिनट का टाइम हमारे पास रह गया, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आ गया नेटवर्क। 5 मिनट के लेक्चर और करते हैं, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल सुन लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? जलीय पानी तंत्र में। बताइए क्या? कोरल रीफ। सर समुद्र। जलीय पानी तंत्र में जो कोरल रीफ होते हैं, प्रवाल भित्ति वगैरह जो होते हैं, उनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कोरल रीफ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो तुम्हें तो पूछे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकंड मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कोरल रीफ। और यदि कोई बोले कि मानव निर्मित इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होती है? बताओ। मानव निर्मित इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा किसकी होती है? मानव निर्मित इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादकता शुगर केन की होती है। शुगर केन। और दूसरे नंबर पे चावल वगैरह, धान वगैरह। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आ गए। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा कौन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक्वेटिक में कोरल रीफ। मानव निर्मित में जो शुगर केन फील्ड है, उसके बाद राइस फील्ड है, उनका नंबर आएगा। और लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में जो आते हैं वो आते हैं एक तो डेजर्ट और ओपन। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो ये होगा हमारी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात। डीकंपोजिशन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट। आज मुझे एक्चुअल में एक डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं इस चक्कर में थोड़ा सा क्लास जो है 10 मिनट पहले छोड़ा। ठीक है, चलो हम डेजर्ट के बाद क्या बोले? डेजर्ट के बाद में ओपन ओशन, जो समुद्र का जो ओपन पार्ट होगा ना, उसकी उत्पादकता कम। बाय Sir, सर। what have you written? Thank Good you, night, sir. sir. ठीक है, चलो मैं अब इसके बाद में ना गुड नाइट सर। आज मुझे ना एक्चुअली में एक अपॉइंटमेंट की जरूरत है। गेट वेल सून सर। मैं मेरी तरफ से अभी युवान भी मान रहा जिसकी भी है उसको। ओके, ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।